गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है द पोटेंशियल ऑफ बायोचार इन इंडियाज़ कार्बन मार्केट। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो अपकमिंग कार्बन मार्केट है जो कि 2026 में लॉन्च होने वाली है, उसमें बायोचार को पोजीशन किया जा रहा है एज अ की कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी। तो ये होता क्या है बायोचार? ये आपके एग्रीकल्चर रेजिड्यू या ऑर्गेनिक म्यूनिसिपल वेस्ट से प्रोड्यूस होता है। कार्बन रिच चारकोल होता है जो कि ड्यूअल एडवांटेज देता है, एक तो सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट भी करता है और लॉन्ग टर्म कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी करता है। तो बायोचार बेसिकली एक चारकोल रिच है, जो कि कार्बन में जो चारकोल है जो रिच है कार्बन में, एग्रीकल्चर रेजिड्यू और ऑर्गेनिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से बनता है। और ये ग्रैनुलर मटेरियल होता है जो कि क्रॉप रेजिड्यू को हीट करके 400 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसको बनाया जा सकता है। तो ये कार्बन को सॉइल में 100 से लेके 1000 साल तक रख सकता है, क्योंकि इसके स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो एक तरह से लॉन्ग टर्म कार्बन सिंक की तरह काम कर सकता है। अब इसके अगर हम एप्लीकेशंस देखें तो इसको ये वाटर रिटेंशन इम्प्रूव करना एग्रीकल्चर में, खासकर उन एरियाज़ में जो सेमी ड्राई या न्यूट्रिएंट डिप्लीटेड सॉइल्स हैं जहाँ पर, वहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशंस को अबेट किया जा सकता है 30 से 50% तक। इंडस्ट्रीज़ में मॉडिफाइड बायोचार को जो है यूज़ करके CO2 को एब्जॉर्ब किया जा सकता है इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस से। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लो कार्बन ऑल्टरनेटिव बन सकता है ये बिल्डिंग मटेरियल्स का। बायोचार बेसिकली एक लो कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का। ठीक है। इंडिया लगभग 600 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ एग्रीकल्चर रेजिड्यू और 60 मिलियन टन्स ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एनुअली प्रोड्यूस करता है, जिसको या तो जला दिया जाता है या डंप कर दिया जाता है। अगर हम उसका सिर्फ 30 से 50% भी इस वेस्ट को यूज़ करें तो 15 से 26 मिलियन टन्स ऑफ बायोचार हम बना पाएंगे, जिससे कि 0.1 गीगा टन्स ऑफ CO2 एक्विवेलेंट हम रिमूव कर पाएंगे। और ऑफ कोर्स वैल्यूएबल बायो प्रोडक्ट्स भी बनेंगे इससे, जैसे सिन गैस और बायो ऑयल। तो और इससे फिर हम 8 से लेकर 13 टेरावाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना पाएंगे। बायो ऑयल तो जो है 12 से 19 मिलियन टन्स ऑफ डीजल और कैरोसिन को भी सब्सटीट्यूट कर सकता है, जिससे कि हमारा 2% ऑफ फॉसिल फ्यूल बेस्ड एमिशंस जो है वो कट होगा। तो बायोचार जो है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये 100 से लेके 1000 ईयर्स तक सॉइल में कार्बन को सिक्वेस्टर कर सकता है। तो एग्रीकल्चर में हम देखें तो अभी हमने देखा वाटर रिटेंशन बढ़ाता है और नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशंस को रोकता है। फिर सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन जो है ये इम्प्रूव करता है, डिग्रेडेड लैंड्स को रिस्टोर करने में हेल्प करता है। अब इसमें बैरियर्स क्या है, क्यों हम इसको नहीं कर पा रहे हैं? तो बायोचार की अडॉप्शन जो है वो लिमिटेड है बिकॉज ऑफ सेवरल सिस्टमेटिक चैलेंजेस। जैसे अभी तक कोई भी स्टैंडर्डाइज फीड स्टॉक मार्केट नहीं है, यूनिफॉर्म कार्बन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स भी नहीं है, कोई रॉबस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग या वेरिफिकेशन सिस्टम्स भी नहीं है, पुअर कोऑर्डिनेशन है अक्रॉस एग्रीकल्चर एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसीज़। तो इंडिया को रीजन स्पेसिफिक R&D में इन्वेस्ट करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा बायोचार को क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट और बायो एनर्जी प्रोग्राम्स में, और इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज अ कार्बन रिमूवल पाथवे। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडियाज़ हर्बिसाइड रेवोल्यूशन। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स जो हैं, जिनको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं, ये सेफ गार्ड करते हैं हमें हमारे क्रॉप्स को जो पेस्ट से डैमेज हो सकता है। अब इंसेक्टिसाइड्स तो जो आपको पता है कि वो हार्मफुल इंसेक्ट्स को टारगेट करते हैं, ऐसे ही क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स होते हैं जैसे फंगिसाइड्स, ठीक है, जो फंगल डिसीजेज से बचाते हैं। ऐसे ही हर्बिसाइड्स भी होते हैं जो वीड्स को कंट्रोल करते हैं। तो इंडिया की जो ऑर्गेनाइज क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल मार्केट है वो 24,000 करोड़ से ज़्यादा की है, और इसमें हर्बिसाइड की जो सेगमेंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी भी इसमें इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर्बिसाइड्स जो हैं वो सेकंड नंबर पर आते हैं। तो इसमें भी 10% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वीड्स जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है उनको निकालना, क्योंकि वीड्स जो है वो इनडायरेक्टली हार्म करते हैं क्रॉप्स को, क्योंकि वो compete करने लगते हैं एसेंशियल रिसोर्सेज के साथ, जैसे वाटर, न्यूट्रिएंट्स या सनलाइट के साथ। फार्मर्स जो हैं वीड्स को मैनुअल वीडिंग के थ्रू कंट्रोल करते हैं, और जो मैनुअल वीडिंग है वो लेबर इंटेंसिव होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। और मीनवाइल जो अगर हम देखें तो एग्रीकल्चरल लेबर शॉर्टेजेस जो हैं वो भी वर्सन हुई हैं। तो हर्बिसाइड्स जो हैं वो एक तरह से फंक्शन कर रहा है एज लेबर सेविंग टूल।
ट्रेडिशनली तो जो है इंसेक्ट फार्मर सिर्फ तभी इंसेक्टिसाइड्स फंगीसाइड्स या फार्बिसाइड्स लगाते थे जब उन्हें लगता था कि क्रॉप लॉसेस जो है वो ज़्यादा होंगे, अगर हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट से हम कंपैरिजन करें तो। लेकिन अब हर्बिसाइड की मार्केट जो है प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ की तरफ भी मूव कर रही है। तो 1500 करोड़ की जो पैडी हर्बिसाइड मार्केट है उसमें प्री एमर्जेंट प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं, लगभग 550 करोड़ के। और अभी तक जो है ये इंडस्ट्री जो है क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स की, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस द्वारा डोमिनेटेड है, लेकिन फिर भी इंडियन फर्म्स भी धीरे धीरे इनरोड बना रही हैं, जैसे CCPL। इन्होंने एक न्यू पैडी हर्बिसाइड लॉन्च किया है सिकोसा नाम का, ठीक है, जो एफिशिएंट एप्लीकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है विद इन 0 to 3 days ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिवेरिटी इंडेक्स। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स जो हैं IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर के, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिवेरिटी इंडेक्स बनाया है जो कि हिस्टोरिकल सिवेरिटी ऑफ फ्लड्स देखेगा इंडिया में। ये टेक करेगा ये अकाउंट में लेगा मीन ड्यूरेशन ऑफ डेज इन ऑल फ्लडिंग इवेंट्स इन अ डिस्ट्रिक्ट, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, परसेंटेज एरिया जो हिस्टोरिकली फ्लडेड रहा है, पॉपुलेशन कितनी है उस डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको इंडिया फ्लड इन्वेंट्री विद इम्पैक्ट्स डेटाबेस के थ्रू बनाया गया है और एक जो है ये हमारे फ्लड मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब इसकी की फाइंडिंग्स क्या है? पटना जो है वो नंबर 1 है इंडेक्स में, जो है इंडो कैंजेटिक प्लेन और असम के बहुत सारे और डिस्ट्रिक्ट्स भी आते हैं। तिरुवनंतपुरम जो है वो नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ फ्लडिंग इवेंट्स। अब अर्बन फ्लडिंग के कंटेक्स में देखा गया है कि हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल रीजंस तो होते ही हैं, लेकिन अनवाइज अर्बन डेवलपमेंट भी रीज़न है फ्लडिंग्स का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लीगल इंसैनिटी। टॉपिक पॉलिटी और सोशल इशूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक पर्सन जो कि डबल मर्डर के लिए अक्यूज था उसको एक्विट कर दिया है बिकॉज ऑफ लीगल इंसैनिटी। तो लीगल इंसैनिटी क्या होता है? एक टर्म है जो मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करता है। मतलब कि मेंटल स्टेट जो है वो इतनी सिवियर थी एक पर्सन की कि उसको लीगल कैपेसिटी उसकी थी नहीं सोचने की, और उसको फिर इसलिए अगर उसने कोई क्राइम किया तो उसको क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्सक्यूज़ कर दिया जाता है। तो इसको डिफेंस की तरह यूज़ किया जाता है क्रिमिनल लॉ में। अब ये अजम्पशन ये होती है कि जब क्राइम कमिट किया गया तो डिफेंडेंट जो है वो सिवियर मेंटल इलनेस से फेस कर रहा था, इसलिए वो इनकेपेबल था कि वो नेचर ऑफ क्राइम को अप्रिशिएट कर सके। तो इंसैनिटी डिफेंस जो है वो एक लीगल कंसेप्ट है, मतलब कि सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर होना का मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंसैनिटी, आप लीगल इंसैनिटी का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अक्यूज़ को एस्टैब्लिश करना पड़ता है कि उसको साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस के थ्रू कि वो अपनी जो है रीजनिंग फैकल्टीज़ के कंट्रोल में नहीं थे, ठीक है। इमोशनल इंसैनिटी जो है एक वन ऑफ द कंसेप्ट है लीगल इंसैनिटी का, जिसमें पर्सन बहुत ज़्यादा वायलेंट एक्साइटमेंट में आ जाता है इमोशंस के या पैशंस में, जिससे कि उसके इंटेलेक्ट जो है वो डीरेंज हो जाता है। अब दूसरा होता है टेम्पररी इंसैनिटी, मतलब कि सिर्फ जब क्रिमिनल एक्ट किया उस समय पर वो इंसैनिटी एक्ट कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में ये क्लैरिफाई भी किया है कि हर पर्सन जो मेंटल डिसीज से सफ़र कर रहा है इसका मतलब वो नहीं कि वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अक्यूज़ की जो पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको लीगल इंसैनिटी प्रूव करनी होगी। अब ऐसे ही मेडिकल इंसैनिटी क्या है? स्टेट ऑफ मेंटल इलनेस या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें कि मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पर्सन जो है उसकी एबिलिटी टू मेक डिसीजन सफ़र करेगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर मेंटल इलनेस जो है उससे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 26 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो हैं वो इम्पैक्ट होंगे जब वेवर एंड हो जाएगा इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस का सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स पर। तो ये इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है क्या? हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क जो इनेबल करता है इलेक्ट्रिसिटी को कि वो सीमलेसली फ्लो कर सके अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स इन इंडिया। तो बेसिकली पावर रिच रीजन्स को एनर्जी डेफिशिएंट एरियाज़ के साथ कनेक्ट किया जाता है, और इसको मैनेज कहाँ से किया जाता है? CTUIL के साथ, ठीक है, जो कि एक 100% सब्सिडरी है पावर ग्रिड की। तो ये सोलर और विंड पावर जो है वो नेशन वाइड ट्रांसमिट हो पाती है इस सिस्टम के थ्रू, और स्टेट वाइज ट्रांसमिशन रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती हैं, तो एक तरह से यूनिफाइड एनर्जी मार्केट रहती है, ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो ये वेवर दिया गया था एनर्जी चार्जेस को, ट्रांसमिशन चार्जेस को, ये ख़त्म हो जाएगा। उससे जो है फिर वो जो है ये इम्पैक्ट आएगा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यशोदा AI। ये टॉपिक
सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वुमेन जो है उन्होंने राज्यसभा को बताया है यशोदा एआई के बारे में, जो कि एक एआई लिटरेसी प्रोग्राम है वुमेन के लिए। वुमेन को इक्विप करता है कंट्री में एआई लिटरेसी के थ्रू, ताकि उनके डिजिटल इंक्लूजन की जा सके। इनिशिएटिव है ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का। अब जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, स्टेचुटरी बॉडी है, 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था। कमीशन में एक चेयरपर्सन होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, और ये चेयरपर्सन और हर मेंबर जो है वो 3 साल तक के लिए जो है वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। और इस कमीशन के पास वैसे ही पावर्स होती हैं जैसे एक सिविल कोर्ट के पास होती है। समन करना, एनफोर्स करना किसी की अटेंडेंस, डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट की, एविडेंस रिसीव करना एफिडेविट्स पर, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is the potential of biochar in India's carbon market. This topic is important for your environment section. So India's upcoming carbon market, which is expected to be launched in 2026, is positioning biochar as a key carbon dioxide removal technology. It is produced from agricultural residue and organic municipal waste. Biochar is a carbon-rich charcoal which offers a dual advantage: sustainable waste management and long-term carbon sequestration. So biochar is a type of charcoal rich in carbon, and it is produced from agricultural residue and organic municipal solid waste. It is a granule material obtained by heating crop residue at 400 degrees Celsius to 600 degrees Celsius. So it can hold carbon in the soil for 100 to 1000 years due to its strong and stable characteristics. So what are the potential applications of biochar? In agriculture, applying biochar can improve water retention, particularly in semi-dry and nutrient-depleted soils. In industries, the modified biochar can absorb CO2 from industrial exhaust gases. In construction sector, it can be explored as a low-carbon alternative to building materials and makes building material a stable carbon sink. It also offers a low-cost and effective option to reduce pollution in terms of wastewater treatment. So India produces about 600 million metric 600 million metric tons of agriculture residue and 60 million tons of municipal solid waste annually, much of which is either burnt or dumped. Okay, if we harness just about 30 to 50% of this surplus waste, we would be able to generate about 15 to 26 million tons of biochar, therefore enabling removal of about 0.1 gigatons of CO2 equivalent. Additionally, this biochar production would generate valuable bioproducts like syngas and bio-oil, and these can produce about 8 to 13 terawatt hours of electricity. Bio-oil could also substitute 12 to 19 million tons of diesel or kerosene, and this would lower crude oil imports and cut off about 2% of fossil fuel based emissions. So biochar's stable molecular structure enables it to sequester carbon in soil for 100 to 1000 years. Its applications across agriculture, industry, construction, and wastewater treatment, as we discussed above, are immense also. Okay, but there are certain issues. There is a lack of standardized feedstock markets and uniform carbon accounting frameworks, which diminish this investor confidence and hinder its recognition in carbon credit systems. Additionally, there is lack of robust monitoring, reporting, and verification systems, coupled with poor coordination across agriculture, energy, and climate policies, which slows the progress. Okay. To overcome these hurdles, India must invest in region-specific R&D, integrate biochar into crop residue management and bioenergy programs, and formally recognize it as a carbon removal pathway. Okay, in its upcoming carbon market. So the next topic is India's herbicide revolution. This topic is important for your environment section. So crop protection chemicals, which are commonly referred to as pesticides, are substances which are applied to crops to safeguard them from damage caused by pests. So while insecticides target such harmful insects, crop protection chemicals also include fungicides for fungal diseases and herbicides to control weeds. So India's organized crop protection chemical market, valued at about 24,500 crore rupees, is witnessing rapid growth in the herbicide segment. So while insecticides lead the market at 10,700 crores, herbicides follow closely at 8,200 crore, growing at an annual rate of over 10%, which is the fastest among all segments.
So weeds indirectly harm crops by competing for essential resources like water, nutrients, and sunlight, sometimes even hosting pests and some pathogens. Traditionally, farmers have controlled weeds through manual weeding, but manual weeding requires labor intensive. Manual weeding is labor intensive and time consuming, and we all know agriculture labor shortages have worsened in recent times. So herbicides are now serving as labor intensive, labor saving tools. Traditionally, farmers have applied insecticides, fungicides, and herbicides only when the anticipated crop losses justified the cost of treatment. However, the herbicide market is evolving and with a growing shift towards preventive strategies. And in the 1500 crore paddy herbicide market, pre-emergent products make about 550 crore now. Okay. So while India has a diverse base of public and private players in seeds and fertilizers, its crop protection chemicals industry remain dominated by multinational corporations. Despite this, Indian firms are gradually making inroads, like CCPL. CCPL has introduced a new paddy herbicide called Sicosa. This formulation allows efficient application within 0 to 3 days after transplanting. So the next topic is District Flood Severity Index. This topic is important for your governance section. So researchers from IIT Delhi and IIT Gandhinagar have developed a district flood severity index, which accounts for the historical severity of floods in India. So parameters which were used in making this index include the mean duration of all flooding events in a district, percentage area which is historically flooded, total number of deaths, number of people injured, population in that district. So it has been developed using the India Flood Inventory with Impacts database. And this would be of immense value for flood management. Okay, so as per this index, Patna turns out to be the number one on this index. Tiruvananthapuram is number one in terms of flooding events, and urban flooding is occurring because of hydrometeorological reasons and also due to unwise urban development. So the next topic is legal insanity. This topic is important for your polity and social issues topic. So Chhattisgarh High Court has recently acquitted a man of double murder due to legal insanity. So this legal insanity is a term used to describe a mental state which is severe enough to prevent a person from having legal capacity and excuses them from criminal responsibility. So it is a recognized defense in criminal law. It is based on the assumption that at the time of crime, the defendant was suffering from severe mental illness, and this insanity defense is a legal concept, not a clinical one, which means that just after suffering from a mental disorder, just suffering from a mental disorder is not sufficient to prove insanity. The accused must establish, even through psychiatric or psychological evaluations, that they were not in control of their reasoning faculties. There are different types of legal insanity, like emotional insanity, which is when a person experiences a violent excitement of emotions or passions which create complete derangement of intellect. Another type is temporary insanity, which only exists at the time of a criminal act. So, Supreme Court has said that every person who is suffering from a mental disease is not automatically exempted from criminal liability. The accused bears the responsibility of proving legal insanity. So, what is medical insanity? It refers to a state of mental illness or psychological disorder which may require medical treatment. It does not necessarily impact a person's ability to make decisions in their daily life. A person with a mental illness may still have their decision making capacity. So the next topic is interstate transmission system. This topic is important for your economy section. About 26 gigawatt of renewable energy projects are expected to be impacted by with the end of waiver on interstate transmission system charges provided for solar and wind projects. So this interstate transmission system works it's basically a high voltage power transmission network which enables electricity to flow seamlessly across state borders in India. It connects power rich regions with energy deficient areas. It is managed by the Central Transmission Utility of India Limited, which is a 100% subsidiary of Power Grid. So it allows solar and wind power to be transmitted nationwide, and it plays a crucial role in large scale ISTS renewable energy projects. It eliminates state-wise transmission restrictions and creates a unified energy market where electricity can be supplied based on demand. So the next topic is Yashoda AI. This topic is important for your social issues. Recently, Minister of State for Women has informed the Rajya Sabha about the Yashoda AI.
which is a AI literacy program for women. It aims to equip women in the country with AI literacy to enhance digital inclusion and empower them in areas of cybersecurity, digital privacy, and safe online practices. So, it is the initiative of the National Commission for Women in collaboration with Future Shift Labs. So, what is National Commission for Women? It was set up as a statutory body in 1992. The commission consists of a chairperson, 5 members, and a member secretary who are nominated by the central government. The chairperson and every member shall hold office for a period of 3 years, and the commission, while investigating, shall have all the powers of the civil court in respect of the following matters like summoning and enforcing the attendance of any person, requiring the discovery and production of any document, receiving the evidence on affidavits, requisitioning any public record or copy thereof from any court or office, and issuing commissions for the examination of witnesses and documents. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.